हेलो दोस्तों, अमन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का इस इंडियन हिस्ट्री क्लास में हार्दिक स्वागत है। इंडियन हिस्ट्री के अंदर मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत काल के बारे में पढ़ रहे हैं और दिल्ली सल्तनत काल में 5 राजवंशों ने राज किया था और दिल्ली सल्तनत काल का समय है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत काल की गुलाम वंश की इससे पहले 3 क्लासें आ चुकी हैं। जिस विद्यार्थी ने उन क्लासों को नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज की क्लास में हम गुलाम वंश के नेक्स्ट शासकों के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत काल में प्रथम वंश है गुलाम वंश और गुलाम वंश का समय है 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। और गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत में 84 वर्षों तक शासन किया था और गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की नींव है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और गुलाम वंश का अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, क्योंकि शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने ही बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की मान्यता ली थी। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने सुल्तान पद की मान्यता नहीं ली थी, इसलिए वास्तविक संस्थापक है ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश को माना जाता है। गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल है ये 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक है। और 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद में दूसरा शासक बना था आराम शाह। आराम शाह है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था और ये 1210 ईस्वी में शासक बना और 1211 ईस्वी में इसकी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने हत्या कर दी थी। और उसके बाद में अगला तीसरा नंबर का शासक बनता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और शमसुद्दीन इल्तुतमिश का शासनकाल है 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक। और शमसुद्दीन इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और 1236 ईस्वी में शमसुद्दीन इल्तुतमिश की अचानक मृत्यु हो जाती है और वो आगे शासक रजिया सुल्तान को बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद में शासक बन जाता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह है इसने मात्र 6-7 महीने तक ही शासन किया था। उसके बाद में शासक बन जाती है रजिया सुल्तान और रजिया सुल्तान का शासनकाल है 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। रजिया सुल्तान को एक महान शासिका माना जाता है। इससे पहले इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश को ही एक महान शासक माना जाता है। ये दो शासक इम्पोर्टेंट है। और रजिया सुल्तान के बाद में शासक बनता है मुइजुद्दीन बेहराम शाह। मुइजुद्दीन बेहराम शाह का शासनकाल है 1240 ईस्वी से लेकर 1242 ईस्वी तक। मुइजुद्दीन बेहराम शाह ये रजिया सुल्तान का भाई था और इल्तुतमिश का पुत्र था। और जब रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया था उसके बाद में पीछे जो चालीसा संगठन के तुर्क सरदारों का एक संगठन था चालीसा, उसने पीछे से शासक बना दिया था मुइजुद्दीन बेहराम शाह को। और मुइजुद्दीन बेहराम शाह ये दिल्ली सल्तनत काल का रजिया सुल्तान को बंदी बनाने के बाद में शासक बना था। और बाद में रजिया सुल्तान है ये पंजाब के अल्तुनिया से शादी करने के बाद में वापस दिल्ली आ रही थी तो उसकी रास्ते में एक डाकुओं के संगठन ने हत्या कर दी थी और उसके बाद में स्वतंत्र रूप से शासक बन जाता है मुइजुद्दीन बेहराम शाह। और मुइजुद्दीन बेहराम शाह इसने 1240 से 42 तक शासन किया था। और मुइजुद्दीन बेहराम शाह ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए एक नए पद की शुरुआत की थी और वो नया पद है नायब ए मुमल्लिकात। नायब ए मुमल्लिकात है ये उप सुल्तान को कहा जाता था। और नायब ए मुमल्लिकात है इस पद के आने से शासन है ये 3 व्यक्तियों के हाथ में आ गया था। अब दिल्ली सल्तनत में शासन है ये 3 व्यक्तियों के हाथ में आ जाता है। प्रथम तो सुल्तान है
और दूसरा है नायब। पहले दूसरा पद था वजीर का पद है अब तीसरे नंबर पर चला गया है। और वजीर पद की शुरुआत है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वजीर ये प्रधानमंत्री का पद है। और नायब है ये सुल्तान के बाद में दूसरा पद है, इसे उप सुल्तान कहा जा सकता है। प्रथम नायब है ये मलिक इख्तियारुद्दीन एतगिन को बनाया गया था। प्रथम नायब है ये मलिक इख्तियारुद्दीन एतगिन को बनाया गया था। और उस समय वजीर था मुइजुद्दीन बेहराम शाह के समय वजीर पद पे मुहाजिबुद्दीन था। और प्रथम वजीर है ये फकीह मुदब्बिर बना था। और सर्वप्रथम वजीर पद की शुरुआत है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और मलिक इख्तियारुद्दीन एतगिन है उसने सुल्तान की बहन से विवाह कर लिया था। उसने मुइजुद्दीन बेहराम शाह की बहन के साथ में विवाह कर लिया था और धीरे धीरे सत्ता पर अपना अधिकार शुरू कर दिया था। मुइजुद्दीन बेहराम शाह उसके हाथ से शासन है वो धीरे धीरे किसके हाथ में आ गया, वो आ गया था मलिक इख्तियारुद्दीन एतगिन और ये नायब के पद पर था। और मलिक इख्तियारुद्दीन एतगिन है ये शादी के बाद अपने आप को सुल्तान से अधिक धीरे धीरे शक्तिशाली समझने लग जाता है। और उस समय अमीर ए हाजिब के पद पर बदरुद्दीन सन्नुकार खमी था। अमीर ए हाजिब का पद है ये दरबार का पद है। ये सुल्तान से मिलने के लिए जो व्यक्ति आते हैं उनकी छानबीन करता है। और बदरुद्दीन सन्नुकार खमी है ये धीरे धीरे अपने आप को भी शक्तिशाली मानने लग जाता है। तब सुल्तान की मान्यता है वो कम हो जाती है। और मुइजुद्दीन बेहराम शाह है, मुइजुद्दीन बेहराम शाह ने बदरुद्दीन सन्नुकार और खम्मी से ताजुद्दीन की क्या है हत्या करवा दी। और उससे जो अमीर वर्ग का सरदारों का 40 संगठन का तबका था वो मुइजुद्दीन बेहराम शाह से नाराज हो जाते हैं। और 1241 ईस्वी में मंगोलों ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। और मंगोल है वो मुल्तान के कबीर का आयात से हार गए। हारने के बाद में मंगोल है वो लाहौर पर आक्रमण करते हैं और लाहौर के कारकस को पराजित कर देते हैं। और लाहौर के कारकस को पराजित करने के बाद वहाँ की जनता के साथ में बहुत सारा धन लूटा और काफ़ी लोगों की वहाँ पर हत्या की। और उस हत्या से परेशान होकर मुइजुद्दीन बेहराम शाह है वो वजीर है मुइजुद्दीन बेहराम शाह का निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में मंगोलों के खिलाफ एक सेना भेजता है। और वो सेना है उनका रुख वापस दिल्ली की ओर हो जाता है और बेहराम शाह को बंदी बना लिया जाता है। और बेहराम शाह को बंदी बनाने के बाद में मई 1242 ईस्वी में मुइजुद्दीन बेहराम शाह की क्या है हत्या कर दी जाती है। मुइजुद्दीन बेहराम शाह इसके समय शासक है वो धीरे धीरे सुल्तान का नहीं रहकर नायब के हाथों में चला गया था। नायब पद की शुरुआत है नायब मुमलिकात यानी उप सुल्तान पद की शुरुआत है ये मुइजुद्दीन बेहराम शाह ने की थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है नायब मुमलिकात पद की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने की थी, तो वो है मुइजुद्दीन बेहराम शाह। और मुइजुद्दीन बेहराम शाह के टाइम शासन के 3 दावेदार बन गए थे। प्रथम तो सुल्तान था और दूसरा पहले वजीर था और वजीर का पद है नायब के पद के आने के बाद में तीसरे नंबर पर चला गया था। और सुल्तान है, नायब है और वजीर, इन 3 व्यक्तियों के हाथ में दिल्ली सल्तनत का शासन चला गया था। और धीरे धीरे सुल्तान पद की मान्यता है वो कम होने लग गई थी। मुइजुद्दीन बेहराम शाह के समय सुल्तान की मान्यता है वो धीरे धीरे कम हो गई थी। सुल्तान की जो समझ शक्ति है वो धीरे धीरे नायब के पास में चली गई थी। और नायब है वो अपने आप को सुल्तान से अधिक शक्तिशाली मानने लग गया था। और उसके बाद में नेक्स्ट शासक बनता है मई 1242 ईस्वी में मुइजुद्दीन बेहराम शाह की हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद में दिल्ली सल्तनत के अंदर 7वें नंबर का शासक बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह। और अलाउद्दीन मसूद शाह का समय है ये 1242 ईस्वी से लेकर 1246 ईस्वी तक है।
अलाउद्दीन मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था और इल्तुतमिश का क्या है, पोता था। और अलाउद्दीन मसूद शाह के समय समझ शक्ति है वो चालीसा संगठन के हाथों में आ गई थी। अलाउद्दीन मसूद शाह है, इसको एक अयोग्य शासक माना जाता है। इसके समय जो सुल्तान पद की जो शक्तियाँ होती थी वो समझ शक्तियाँ है वो चालीसा संगठन के जो सरदार थे उनके हाथों में आ गई थी। धीरे धीरे जो मान्यता सुल्तान की थी, जो समझ शक्तियाँ सुल्तान के पास में थी, वो धीरे धीरे जो इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक संगठन बनाया था वो संगठन है वो धीरे धीरे प्रभावी हो जाता है। और दिल्ली सल्तनत में वो 40 संगठन है वो अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली मानने लग जाता है। और जो इल्तुतमिश के वंश के जो सुल्तान हैं उनकी मान्यता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। रजिया सुल्तान है उसके बाद में धीरे धीरे बिल्कुल कम होती चली जाती हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह है ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था और इल्तुतमिश का पौत्र था। अलाउद्दीन मसूद शाह के समय जो समझ शक्ति है वो चालीसा संगठन के सरदारों के हाथ में आ गई थी। चालीसा का मतलब आपको पहले से ही पता है, बता दिया गया है। 40 व्यक्तियों का एक संगठन बनाया गया था, उसे ही चालीसा संगठन के नाम से जाना जाता है। और उसके समय अमीर हाजिब के पद पर बलबन था। उन 40 सरदारों में से एक व्यक्ति था बलबन और उसको अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया गया था। और उस समय नायब के पद पर था कुतुबुद्दीन हसन। नायब के पद पर अलाउद्दीन मसूद शाह के समय नायब के पद पर था कुतुबुद्दीन हसन। और वजीर का पद है यानी प्रधानमंत्री का जो पद था उसके पद पर था अबू बकर। और अलाउद्दीन मसूद शाह के समय जो सुल्तान पद की समझ शक्ति है वो धीरे धीरे किसके पास में आ जाती है, बलबन के पास में आ जाती है। और बलबन है ये अपने आप को धीरे धीरे सुल्तान से अधिक शक्तिशाली मानने लग जाता है। और 1945 ईस्वी में मंगोल है वो एक बार फिर से भारत पर आक्रमण करते हैं और मंगोलों का नेता है वो मंगू था। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए 1945 में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मंगोलों का नेता कौन था, तो मंगोलों का जो नेता है वो मंगू था। और बलबन ने दिल्ली सल्तनत की तरफ से सुल्तान की समझ शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाहौर के मुल्तान पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। और लाहौर के मुल्तान पर अधिकार करने के बाद में बलबन है ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली मानने लग जाता है। और जो 40 संगठन यानी 40 सरदारों का जो संगठन है उसका विश्वास पात्र बन जाता है। बलबन है ये विश्वास पात्र बन जाता है और वो बलबन को महान मानने लगते हैं। और उसके समय अलाउद्दीन मसूद शाह की जो शक्तियाँ हैं वो बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और समझ शक्तियाँ किसके पास में चली जाती है, वो समझ शक्तियाँ है वो बलबन के पास में चली जाती हैं। और उसके बाद में बलबन ने लाहौर के मुल्तान पर अधिकार किया। उसके बाद में वापस आने के बाद में बलबन और नासिरुद्दीन महमूद और उसकी माँ नासिरुद्दीन महमूद है ये आगे शासक बनेगा। और नासिरुद्दीन महमूद और उसकी माँ ने मिलकर अलाउद्दीन मसूद शाह के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। यानी नासिरुद्दीन महमूद और उसकी माँ उन दोनों ने मिलकर जो अलाउद्दीन मसूद शाह शासक है उसके खिलाफ एक योजना बनाई यानी एक षड्यंत्र रचा। और 10 जून 1246 ईस्वी को अलाउद्दीन मसूद शाह को कैद कर लिया गया। 10 जून 1246 ईस्वी को अलाउद्दीन मसूद शाह को कैद कर लेते हैं और उसके बाद में शासक बन जाता है नासिरुद्दीन महमूद। उसके बाद में नासिरुद्दीन महमूद शासक बन जाता है और नासिरुद्दीन महमूद को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास में हमने 2 शासकों के बारे में पढ़ लिया है, मुइजुद्दीन बहराम शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में पढ़ लिया है। और इससे पहले दिल्ली सल्तनत की 7 शासकों को पढ़ चुके हैं, दिल्ली सल्तनत के 7 शासकों को पढ़ चुके हैं। और इससे पहले जो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के जो क्लासें हैं उनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जिस विद्यार्थी ने दिल्ली सल्तनत की जो पहले की क्लास है उनको नहीं देखा है
तो उन क्लासों को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके उन क्लासों को देख सकते हो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नया नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उससे क्या है कि हमको मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट क्लास है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके साथ में पेश कर सके। दिल्ली सल्तनत की आज की क्लास को एक बार रिपीट कर रहे हैं। जो विद्यार्थी दिल्ली सल्तनत काल की इस क्लास को अपनी नोटबुक में नोट करना चाहते हैं वो नोट कर सकते हैं। और जितना मैटर आपको दिया जा रहा है वो एक बुक के अंदर कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाला है। और गुलाम वंश को बहुत ही बारीकी से आपको पढ़ाया जा रहा है और बहुत ही आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। इसको आप ध्यान लगा कर पढ़िए। दिल्ली सल्तनत है ये टॉपिक है, इस टॉपिक को बहुत ही हार्ड माना जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान लगा कर पढ़ोगे तो दिल्ली सल्तनत काल का टॉपिक है ये बहुत ही इजी है। और इस क्लास को एक बार रिपीट करवाते हैं, साथ में सभी विद्यार्थी अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मुइजुद्दीन बेहराम शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह को आज की क्लास में हमने पढ़ा है। उन दो सुल्तानों को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। दिल्ली सल्तनत के समय का तो आपको पहले से ही पता है, 1206 से लेकर 1526 तक है वो दिल्ली सल्तनत का समय रहा है। और 1526 के बाद में मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है और दिल्ली सल्तनत की पतन हो जाता है और दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था खिलजी वंश, और खिलजी वंश के इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर है वो मुगल वंश की शुरुआत कर देता है। और दिल्ली सल्तनत के अंदर प्रथम वंश है। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने राज किया था, अलग अलग 5 राजवंशों ने राज किया था। और उसमें प्रथम राजवंश है वो गुलाम वंश है, दूसरा था खिलजी वंश, और तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश, और पांचवा था लोधी वंश। उनमें से हम प्रथम राजवंश यानी गुलाम वंश को पढ़ रहे हैं। और गुलाम वंश है, इसका समय रहा है, शासन का समय है ये 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा है। और गुलाम वंश की नींव है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। गुलाम वंश की स्थापना है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 84 वर्षों तक शासन किया था। और गुलाम वंश की कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन का समय है ये 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक है। और 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में दूसरे नंबर का गुलाम वंश का शासक बनता है आराम शाह। आराम शाह ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। और आराम शाह है, इसने मात्र 7-8 महीने तक ही शासन किया था। और ये 1210 में शासक बनता है। और 1211 में शमसुद्दीन इल्तुतमिश है ये युद्ध में आराम शाह की हत्या करके तीसरे नंबर का शासक बन जाता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। और शमसुद्दीन इल्तुतमिश का शासन काल है ये 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक है। और उसके बाद में 1236 ईस्वी में अचानक शमसुद्दीन इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। और शमसुद्दीन इल्तुतमिश है ये आगे सुल्तान बनाना चाहते थे अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को, लेकिन अचानक शमसुद्दीन इल्तुतमिश की क्या है मृत्यु हो जाती है और सुल्तान बन जाता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, इसका शासनकाल 1236 में ही रहा है, क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज शाह है इसने मात्र 6-7 महीने तक ही शासन किया था। और उसके बाद में शासक बन जाती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान है ये भी एक महान शासिका है। इससे पहले शमसुद्दीन इल्तुतमिश है ये भी इम्पोर्टेंट है, और कुतुबुद्दीन ऐबक है ये भी इम्पोर्टेंट है। रजिया सुल्तान का शासनकाल है 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। रजिया सुल्तान है, अगर ये पुरुष होती तो आज भारत के महान शासकों में रजिया सुल्तान का नाम है वो सबसे ऊपर होता। रजिया सुल्तान को एक महान शासिका माना जाता है। रजिया सुल्तान का शासन का समय 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक था। और 1240 ईस्वी में अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की कैथल हरियाणा के अंदर डाकुओं का एक संगठन है वो हत्या कर देता है। और उसके बाद में शासक है रजिया सुल्तान को जब अल्तुनिया ने बंदी बनाया था तब पीछे से शासक बन गया था मुइजुद्दीन बेहराम शाह। और मुइजुद्दीन बेहराम शाह है ये रजिया सुल्तान की हत्या करने के बाद में स्वतंत्र रूप से शासक बन जाता है। और मुइजुद्दीन बेहराम शाह का शासनकाल है ये 1240 ईस्वी से लेकर 1242 ईस्वी तक है।
और मुइजुद्दीन बेरहमशाह है, ये रजिया सुल्तान का तो भाई था और इल्तुतमिश का पुत्र था। और 40 संगठन के जो तुर्क सरदार थे, और उस तुर्क सरदारों ने रजिया सुल्तान को पंजाब के अल्तूनिया है, वो विद्रोह करने के बाद में रजिया सुल्तान को बंदी बनाकर अपने साथ में ले जाते हैं। और पीछे से जो 40 तुर्क सरदारों का जो संगठन है वो शासक बना देता है मुइजुद्दीन बेरहमशाह को। और मुइजुद्दीन बेरहमशाह शासक बन जाता है और रजिया सुल्तान की सत्ता है उसको अपने हाथ में ले लेता है। और मुइजुद्दीन बेरहमशाह अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए एक नए पद की शुरुआत करता है और उस पद का नाम है नायब ए मुमलिकात। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए नायब ए मुमलिकात पद की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो नायब ए मुमलिकात पद की शुरुआत है वो गुलाम वंश के अंदर 6ठे नंबर के शासक मुइजुद्दीन बेरहमशाह ने की थी। और मुइजुद्दीन बेरहमशाह के समय जो शासन की जो शक्तियां थी वो 3 व्यक्तियों के हाथ में आ गई थी, यानी शासन के जो दावेदार है वो 3 व्यक्ति बन गए थे। प्रथम तो सुल्तान था और दूसरे नंबर पर पहले वजीर का पद था। अब नायब पद के आने के बाद में वजीर का जो पद है वो तीसरे नंबर पर चला गया था। नायब है ये यानी उप सुल्तान को कहा जाता है। पहला तो सुल्तान है, दूसरा नायब हम उप सुल्तान को कह सकते हैं, और तीसरा है प्रधानमंत्री यानी वजीर। और मुइजुद्दीन बेरहमशाह के समय जो प्रथम नायब था वो था मलिक इख्तियारुद्दीन एतगिन, और जो वजीर था वो था मुहाजिबुद्दीन। मुइजुद्दीन बेरहमशाह के समय वजीर के पद पर था मुहाजिबुद्दीन, और प्रथम वजीर है ये था फके मुदिबर। और वजीर पद की सर्वप्रथम शुरुआत है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक है ये गुलाम वंश का संस्थापक है और इसने वजीर पद की शुरुआत की थी। वजीर हम प्रधानमंत्री को कह सकते हैं, यानी वजीर का पद है ये प्रधानमंत्री का पद था। और प्रथम वजीर है वो फके मुदिबर था। और मुइजुद्दीन बेरहमशाह के समय जो वजीर के पद पर था वो था मुहाजिबुद्दीन। और उसके बाद में मलिक इख्तियारुद्दीन एतगिन है जो नायब है वो सुल्तान की बहन के साथ में विवाह कर लेता है, यानी मुइजुद्दीन बेरहमशाह की बहन के साथ में क्या है विवाह कर लेता है। और कौन करता है वो है मलिक इख्तियारुद्दीन एतगिन। और उसके बाद में मलिक इख्तियारुद्दीन एतगिन है शादी करने के बाद में जो सुल्तान की शक्तियां हैं वो धीरे धीरे ग्रहण करके अपने आप को शक्तिशाली मानने लग जाता है, सुल्तान से अधिक शक्तिशाली मानने लग जाता है। नायब पद के आने के बाद में जो सुल्तान की शक्तियां थी उनका उपयोग है वो स्वतंत्र रूप से नायब करना शुरुआत कर देता है और समस्त शक्तियों को धीरे धीरे अपने हाथों में लेना शुरू कर देता है। और बाद में एक समय ऐसा आता है कि सुल्तान से अधिक शक्तिशाली नायब है वो अपने आप को मानना शुरू कर देता है। और अमीर ए हाजिब के पद पर मोइनुद्दीन बेरहमशाह के समय अमीर ए हाजिब के पद पर बदरुद्दीन सनूकार खमी था। अमीर ए हाजिब का ये दरबारी पद है, यानी जो सुल्तान से मिलने के लिए जो व्यक्ति आते थे उनकी जांच पड़ताल करता था। और अमीर ए हाजिब है ये बदरुद्दीन सनूकार खमी था। एग्जाम में पूछा जा सकता है मुइजुद्दीन बेरहमशाह के समय अमीर ए हाजिब के पद पर कौन था, तो वो था बदरुद्दीन सनूकार खमी। और बदरुद्दीन सनूकार खमी है ये धीरे धीरे अपने आप को शक्तिशाली नायब से शक्तियां ग्रहण करके अपने आप को शक्तिशाली मानने लग जाता है। और उसके बाद में मुइजुद्दीन बेरहमशाह है वो अलाउद्दीन मसूद शाह है और मुइजुद्दीन बेरहमशाह है ये बदरुद्दीन सनूकार खमी है उनकी शक्तियों से परेशान हो जाता है, क्योंकि सुल्तान पद की जो समस्त शक्तियां हैं वो मुइजुद्दीन बेरहमशाह के पास नहीं रहकर धीरे धीरे बदरुद्दीन सनूकार खमी और जो नायब का पद की शुरुआत की थी नायब के पद पर था मलिक इख्तियारुद्दीन एतगिन, उसके पास में चली जाती हैं। और सुल्तान है वो अपने आप को हीन समझने लग जाता है। और 1241 ईस्वी में
मंगोल है वो पंजाब पर आक्रमण करते हैं, उससे पहले ही मुइजुद्दीन बेराम साहब वो बदरुद्दीन सन्नुकार खम्मी और ताजुद्दीन की यह हत्या करवा देता है। उससे जो अमीर सरदारों का चालीसा संगठन है वो मुइजुद्दीन बेराम साहब से नाराज हो जाता है और गुस्सा हो जाता है, और उसके बाद में 1241 ईस्वी में मंगोलों ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया था। और उसमें मुल्तान का जो कबीर खां अयाज है उससे मंगोल हार गए। हारने के बाद में मंगोल है वो लाहौर पर आक्रमण करते हैं, और लाहौर पर आक्रमण करने के बाद में लाहौर का जो शासक है कारकस उसको पराजित कर देते हैं। लाहौर के कारकस को पराजित करने के बाद में वहाँ की जनता के साथ में लूटपाट करते हैं। लाहौर की जनता के साथ में जो धन है उसको लूट कर वहाँ के लोगों की काफ़ी लोगों की हत्या करते हैं, और उससे मुइजुद्दीन बेराम शाह है वो बहुत ही परेशान हो जाता है। और मुइजुद्दीन बेराम शाह ने मुइजुद्दीन बेराम शाह का वजीर है निजाम उल मुल्क, और निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में मंगोलों के खिलाफ एक सेना भेजी, और वो सेना है उसका रुख फिर दिल्ली की तरफ हो जाता है, और मुइजुद्दीन बेरहम शाह को बंदी बना लिया जाता है। और मुइजुद्दीन बेरहम शाह को बंदी बनाने के बाद में मई 1242 ईस्वी को मुइजुद्दीन बेरहम शाह की क्या है हत्या कर दी जाती है। और मुइजुद्दीन बेरहम शाह के बाद में शासक बन जाता है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल है 1242 ईस्वी से लेकर 1246 ईस्वी तक। अलाउद्दीन मसूद शाह है ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। और अलाउद्दीन मसूद शाह के समय जो समझ शक्तियाँ हैं वो चालीसा संगठन के हाथों में आ जाती है। इल्तुतमिश ने जो 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन बनाया था वो अलाउद्दीन मसूद शाह के समय अधिक शक्तिशाली हो जाता है, और सुल्तान की जो समझ शक्तियाँ हैं वो धीरे धीरे चालीसा संगठन के सरदारों के पास में आ जाती है, और सुल्तान है वो नाम मात्र का रह जाता है। इल्तुतमिश की वंशानुगत सुल्तान का जो पद है वो नाममात्र का रह जाता है, और सुल्तान की समझ शक्तियाँ हैं वो चालीसा तुर्क संगठनों के सरदारों के पास में आ जाती है। और उन चालीसा तुर्क संगठनों में एक व्यक्ति था बलबन। इसके समय अमीर हाजिब के पद पर बलबन था, यानी अलाउद्दीन मसूद शाह के समय वजीर के पद पर अमीर हाजिब के पद पर था बलबन, और नायब था कुतुबुद्दीन हसन, और वजीर यानी प्रधानमंत्री था अबू बकर। और अलाउद्दीन मसूद शाह के समय सुल्तान पद की जो समझ शक्तियाँ हैं वो धीरे धीरे अमीर हाजिब के पद पर जो बलबन था उसके पास में आ जाती है, और बलबन है वो अपने आप को धीरे धीरे शक्तिशाली मानने लग जाता है। और अलाउद्दीन मसूद शाह है उसके समय 1945 ईस्वी में मंगोलों ने एक बार फिर भारत पर आक्रमण किया, और मंगोलों के उस समय नेता थे मंगू, और बलबन ने सल्तनत की ओर से आक्रमण किया, यानी दिल्ली सल्तनत की ओर से अमीर हाजिब के पद पर बलबन था। बलबन है वो दिल्ली सल्तनत की ओर से लाहौर पर आक्रमण करके लाहौर में मुल्तान पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लेता है, और उसके बाद में दिल्ली का जो सुल्तान है उससे अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली मानने लग जाता है। और बलबन है यो वो चालीसा संगठन के सरदारों का विश्वास पात्र बन जाता है। और वापिस दिल्ली आने के बाद में बलबन और नासिरुद्दीन महमूद और उसकी माँ हैं वो मिलकर एक षड्यंत्र रचते हैं। किसके खिलाफ? यानी जो शासक है अलाउद्दीन मसूद शाह उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचते हैं, और 10 जून 1246 ईस्वी को अलाउद्दीन मसूद शाह को कैद कर लेते हैं, और नासिरुद्दीन महमूद को शासक बना जाते हैं। नासिरुद्दीन महमूद शासक बन जाता है, और नासिरुद्दीन महमूद को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। दिल्ली सल्तनत की इससे पहले 3 क्लासें आ चुकी हैं। जिस विद्यार्थी ने उन क्लासों को नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ पर जाके दिल्ली सल्तनत काल की इससे पहले की क्लास है उसको देख सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और दिल्ली सल्तनत काल को आप बहुत ही आसानी से याद कर सको। दिल्ली सल्तनत काल का ये टॉपिक है, इसको बहुत ही हार्ड टॉपिक माना जाता है, लेकिन दिल्ली सल्तनत काल बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आप इसे अगर विस्तार से पढ़ोगे
तो दिल्ली सल्तनत काल का टॉपिक है, आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। आप क्लास के साथ साथ में अपनी नोटबुक में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश से संबंधित आपको बताए जाते हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। क्लास देखने के बाद में उन तथ्यों को आप एक बार फिर से रिपीट कीजिए और दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश को आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।